हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में हमारा जो चैप्टर सेकंड है जनसंख्या वृद्धि घनत्व जो उसकी हमने शुरुआत की हुई है और अब तक जो है हमने अपनी बुक एक्सरसाइज पूरी कर ली है। आज हम शुरू कर रहे हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा पहला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या जनसंख्या परिवर्तन के, यानी कि देखो जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो उसके आकार में, उसके रूप में जो है नेचुरली परिवर्तन आ जाएगा। तो आपको जनसंख्या के वृद्धि के कारक पूछे जाएं या जनसंख्या परिवर्तन के कारक पूछे जाएं तो वो एक ही रहेंगे। तो क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में समय की निश्चित अवधि में निवासियों की संख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी कि एक समय विशेष में जब लोगों की गिनती की जाती है एक निश्चित अवधि के दौरान, आपको पता है जनगणना जो है हर 10 वर्ष में एक बार की जाती है, तो 10 वर्ष जो है वो एक निश्चित अवधि का समय है। उसमें जब निश्चित अवधि में हम निवासियों की जनगणना करते हैं, उनकी संख्या में जो वृद्धि मिलती है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी, यानी कि ये पॉजिटिव यानी कि बढ़ी हुई भी हो सकती है, नेगेटिव यानी कि ये घटी हुई भी हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि का जो आंकलन है जन्म दर व मृत्यु दर शुद्ध अंतर के आधार पर किया जाता है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि का जब मूल्यांकन किया जाता है, जब उसे मापा जाता है, तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो अंतर आता है उसी के आधार पर किया जाता है। इस अवधि में जन्म व मृत्यु के पंजीकृत आंकड़ों को, यानी कि जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास होता है, उन्हीं के आधार पर जो है उनका प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि की गणना का जो सूत्र है वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत इज इक्वल टू प्राकृतिक वृद्धि, यानी कि इसमें जन्म और मृत्यु और बटे में मध्य वर्षीय जनसंख्या, यानी कि जिस वर्ष में जनगणना हो रही है उस बीच की जो जनसंख्या है उसे साथ में लिया जाता है और उसको 100 से गुणा कर दिया जाता है। आगे क्या है कि किसी भी देश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है निम्नलिखित 3 कारकों पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास और जनसंख्या की गतिशीलता। प्रवास को जो है जनसंख्या की गतिशीलता भी कहा जाता है। तो जन्म दर में क्या है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि प्रमुख रूप से जो है उस क्षेत्र में दी गई अवधि की कुल संख्या और मृत्यु की संख्या का अंतर होता है, कि जितने लोगों का जन्म हुआ है और जितने लोगों की मृत्यु हो चुकी होती है उस संख्या के बीच के अंतर को जो है जन्म दर के रूप में दर्शाया जाता है। जिन देशों की जन्म दर अधिक होती है उन देशों में जनसंख्या वृद्धि भी अधिक होती है। दूसरी, विश्व में कई विकसित राष्ट्र ऐसे हैं जहां जन्म दर अधिक हैं और जनसंख्या का जो आकार है वो ह्रास होने लगता है, उनका पतन होने लगता है। मृत्यु दर में क्या है, मृत्यु दर का सीधा संबंध जो है जनसंख्या वृद्धि दर से रहता है। अधिक मृत्यु दर जो है अधिक जन्म दर होने के बावजूद भी जनसंख्या वृद्धि दर को नहीं बढ़ने देती है, कि जब मृत्यु दर अधिक हो जाती है तो उसके कारण भी जो है जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी नहीं होती है। प्रवास या जनसंख्या की गतिशीलता, जनसंख्या का जिन क्षेत्रों में बहिर्प्रवास होता है यानी कि बाह्य प्रवास होता है उन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब आप रोहतक छोड़ के कहीं और कहीं और रहने लग जाओगे तो असर किस पे पड़ेगा, रोहतक की जनसंख्या पर। रोहतक की जनसंख्या जो है वो कम हो जाएगी। जिन क्षेत्रों में अंतः प्रवास होता है उन क्षेत्रों की जनसंख्या वृद्धि पर धनात्मक प्रभाव होते हैं। यानी कि आप रोहतक छोड़ के जहाँ भी रहने लग जाओगे, चाहे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, तो आप जब इन क्षेत्रों में रहने लग जाओगे तो जिस क्षेत्र में जाकर आप रहोगे उस क्षेत्र की जनसंख्या तो बढ़ जाएगी और जिस क्षेत्र को छोड़कर जाओगे उस क्षेत्र की जनसंख्या कम हो जाएगी। 1880 से 1920 की अवधि में यूरोप के विभिन्न देशों से लगभग 4 करोड़ लोग जो है यूएसए और कनाडा में जाकर बस गए थे। आगे क्या है, विश्व में जनसंख्या वृद्धि दर का वितरण प्रतिरूप क्या है।
1750 से 1800 के मध्य जो है विश्व जनसंख्या में औसत वार्षिक वृद्धि जो है कितनी रही थी? 0.4। इसे आप लर्न करने के लिए एक टेबल बना लेना कि 1750 से 1800 तक में कितनी वृद्धि हुई? 0.4। फिर 1850 से 1900 में कितनी हुई? 0.5% की। 1900 से 1950 में वार्षिक दर कितनी रही? 0.8%। 1950 से 1980 में 2%। 1900 से 80 से 1990 तक जो है 1.7% हो गई थी। वर्तमान वृद्धि दर से जो है विश्व की कुल जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि होती है, जिसमें से एशिया महाद्वीप का जो योगदान है वो 60% से भी अधिक रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? वर्णन कीजिए। किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में पाई जाने यानी कि किसी क्षेत्र के 1 किलोमीटर में जो जनसंख्या पाई जाती है उसे जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी क्षेत्र की जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्रफल के बीच जो अनुपातिक संबंध है उसे जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। यह घनत्व अनेक प्रकार का होता है। सबसे पहला है गणितीय घनत्व, कायिक घनत्व। कायिक घनत्व को जो है पोषक घनत्व भी कहा जाता है, कृषि घनत्व और आर्थिक घनत्व। गणितीय घनत्व क्या होता है? किसी देश की कुल जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को वहाँ की जनसंख्या का गणितीय घनत्व कहा जाता है। तो और इसको निकालने का सूत्र क्या है? गणितीय घनत्व को कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल। उदाहरण के तौर पर देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.2 बिलियन लाख है और 2011 में भारत की जनसंख्या का गणितीय घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। इस अवधि का जो है सबसे अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि इसके आंकड़े जो है आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन यह एक जो है अपरिष्कृत माप है क्योंकि इसमें क्षेत्रफल को लिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां मनुष्य नहीं रह पाते हैं, जैसे उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, दलदली भूमि है, वन है, जलाशय है, तो पूरे क्षेत्रफल को जो है हम गिन नहीं पाते हैं। दूसरा है हमारा कायिक घनत्व या पोषक घनत्व। किसी देश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र, ऊपर आपने क्या पढ़ा था? कुल क्षेत्रफल, यहाँ पर है कुल कृषि क्षेत्र कि कृषि योग्य जितनी भूमि होती है उसके बीच और देश की कुल जनसंख्या के बीच जो अनुपात पाया जाता है उसे कायिक घनत्व या पोषक घनत्व कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, कायिक घनत्व को निकालने का सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या बटे में कुल कृषि क्षेत्रफल। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1.21 बिलियन लाख। कृषि भूमि का क्षेत्रफल कितना हुआ? 14.26 लाख वर्ग किलोमीटर। तो कायिक घनत्व को कैसे निकालेंगे? 12.101 बटे में 14.26 और कितना आ गया हमारा? भाग देने पर 848 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यह जो है एक परिष्कृत माप है। वो क्या था? अपरिष्कृत माप था क्योंकि उसमें जो है हम कुछ चीज़ों को छोड़ देते थे। तो जो ये परिष्कृत माप है इसमें क्या है? क्योंकि इसमें जो कृषि अयोग्य भूमि को जो है कुल भूमि से निकाल कर उसकी गणना की जाती है। इससे भू संसाधनों पर जो जनसंख्या का दबाव का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। कृषि प्रधान विकासशील देशों के लिए जो है इस घनत्व का अधिक महत्व बताया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या का विश्व वितरण बताइए। मतलब विश्व में जनसंख्या का वितरण बताना है। विश्व में जनसंख्या के वितरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बड़ी ही असमान और अव्यवस्थित है। मतलब कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कहीं पर जनसंख्या जो है बहुत ही कम है।
तो इस वितरण को जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है विरल जनसंख्या वाले जनविहीन प्रदेश। तो विरल जनसंख्या वाले प्रदेश कौन से हैं? जहां 1 से 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, यानी कि प्रति 1 किलोमीटर में 1 या 2 व्यक्ति रहते हैं, उन्हें विरल जनसंख्या वाले प्रदेश कहा जाता है। संसार में 80% भूभाग पर जो है जनसंख्या बहुत कम है। इसे जो है इसमें 4 क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा उष्ण मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल यानी कि जो मरुस्थलीय एरिया है, इसमें सहारा, अरब, थार, अटकाना, कालाहारी ये क्षेत्र शामिल हैं। जनसंख्या कम होने का कारण क्या है? जल की कमी और कृषि कम होना। अब यहाँ मरुस्थल में एक कारण और क्या है? गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा है अति ठंडे क्षेत्र, यानी कि जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ये क्षेत्र ध्रुवों के चारों ओर विस्तृत हैं, फैले हुए हैं। इसमें कनाडा, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका है। यहाँ जनसंख्या भी बहुत कम है। एक तो तापमान बहुत कम है, दूसरा फसलों के बढ़ने का जो समय है वो भी बहुत छोटा है। ठंडे मरुस्थल और उच्च पर्वतीय क्षेत्र, इसमें कौन कौन से शामिल हैं? गोबी मरुस्थल, मंगोलिया ये शामिल है। रॉकेज हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी जो है जनसंख्या कम पाई जाती है। क्या कारण है? एक तो वर्षा कम होती है और दूसरा वार्षिक वर्ष में जो ताप का अंतर है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। विषुवतीय क्षेत्र, इसमें क्या है? अमेज़न नदी का जो बेसिन है, कांगो नदी बेसिन है, वो क्षेत्र शामिल है। एक तो सारा साल यहाँ वर्षा अधिक होती है, दूसरा ऊंचे तापमान पाए जाते हैं, तीसरा जो जलवायु है वो अस्वास्थ्यकर है, वन दुर्गम व आर्थिक रूप से जो है कम उपयोगी हैं। अगला है हमारा मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश। इसमें क्या है? जहाँ बीच की जनसंख्या है, जहाँ 11 से 50 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। एशिया शामिल है। एशिया के कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो दक्षिणी भारत, पश्चिमी चीन, थाईलैंड, म्यांमार। यूरोप में क्या क्या शामिल है? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। आप जो इसमें से अपनी सहूलियत के हिसाब से 2 या 3 नाम लर्न करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, इस देश के पश्चिमी व मध्य भागों में जो है जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध के 3 महाद्वीपों अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में जो है घनत्व कम पाया जाता है। इसमें अफ्रीका के उत्तर तटीय भाग, नील नदी का तटीय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र ये सब शामिल हैं। उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र, उच्च जनसंख्या जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, जो हमारे विरल जनसंख्या वाले हैं उसमें 1 से 2 होते हैं, मध्यम जनसंख्या में 11 से 50 होते हैं और उच्च जनसंख्या में 100 व्यक्ति जो है और उससे ज़्यादा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। मानसून एशिया में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर। यहाँ जनसंख्या अधिक होने का कारण क्या है? इन क्षेत्रों में वर्षा जो है पर्याप्त है, मिट्टी उपजाऊ है, अनुकूल जलवायु है और जो फसलें हैं वो लंबे समय तक टिक पाती हैं। बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण व नगरीकरण, कहीं कहीं पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो 700 से 1000 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पाया जाता है। अब है यूरोप में क्या है? इसमें ब्रिटेन, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, उत्तरी फ्रांस, जर्मनी शामिल है। यहाँ पर जलवायु क्या है? उत्तम है। दूसरा क्या है? यूरोप में खनन के निर्माण उद्योग का अधिक विकास हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा पूर्वी भाग, यहाँ पर जनसंख्या जो है उत्तर पूर्वी कनाडा और दक्षिण पूर्वी तटों पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। प्रमुख कारण क्या है? एक तो यूरोप से आने वाले प्रवासी जो है सबसे पहले यहीं आकर बसे हैं। नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो तेज है। उद्योग धंधों का काफ़ी विकास हो पाया है।